हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, हमारा जो चुनाव और प्रतिनिधित्व जो टॉपिक चल रहा था हमारा, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसको आगे हम नेक्स्ट जैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस टॉपिक को हमने जो पिछली क्लास में छोड़ा था वो ये छोड़ा था जो हमारा यहाँ आरक्षण की बात हो रही थी। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। चुनाव और आरक्षण, देखो हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था ही क्यों की गई थी? हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था ही क्यों की गई थी? बहुत सी जाति, बहुत से जो यहाँ के लोग हैं जो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक क्योंकि हमारे यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया वो है सबसे आगे उसी की जीत। अगर ऐसी स्थिति अपना दी जाए तो बहुसंख्यक वाले हमेशा ही आगे रहेंगे, क्योंकि उनकी संख्याएं ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा, तो उनके उम्मीदवार हमेशा विजयी रहते हैं। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो जाति के, जो बाकी जो अपने यहाँ जनता निवास करती है, उनके तो प्रतिनिधि कभी वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, संसद में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनका तो कोई विकास हो ही नहीं पाएगा, विकास रुक जाएगा उनका तो। इसी कारण उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यवस्थापिका में, संसद में उनके प्रतिनिधि को वहां पर पहुंचाने के लिए आरक्षण की बात कही गई है। यानी ताकि उनको आरक्षण दिया जाए, उतने लोग तो उनके वहां पर पहुंचे ना, जो अल्पसंख्यक है, जो नहीं जीत सकते, विजित नहीं हो सकते, या उनकी संख्या है वो बिखरी हुई है, एक स्थान पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत सकता। तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षण देकर क्या किया जाता है, आगे लाया जाता है। जैसे हमने बात की थी, जो लोकसभा है उसके अंदर एससी के लिए तो 84 सीटें आरक्षित रखी गई है, एससी यानी अनुसूचित जाति। एसटी के लिए जो रखी गई है वो 47 सीटें आरक्षित रखी गई है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, इनके लिए क्या है, सीटें आरक्षित रखी गई है। यानी ये सीटें उन्हीं को प्रदान की गई, यानी 84 व्यक्ति तो सिर्फ एससी के ही वहां पर पहुंचेंगे, 47 है वो सिर्फ एसटी के वहां पर पहुंचेंगे, कोई अन्य वहां पर नहीं पहुंच सकता, वो उनकी सीट उनके लिए आरक्षित है। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए बात की थी। देखो, यहाँ पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए बहुत से प्रस्ताव रखे गए, लेकिन अब तक वो पास नहीं हो पाए, ये हम बात कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज में एक कई उनको क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, ये भी बात हम कर चुके हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखो, जब तक चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र क्या होता है, यानी स्वतंत्र रूप से आज मैं वोट देने जा रहा हूं, मत देने जा रहा हूं, तो मैं अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से वोट दूंगा, किसी के दबाव में आके नहीं दूंगा। अगर मैं किसी के दबाव में आके वोट दे रहा हूं तो मेरा तो अधिकार छिन गया ना। वोट देने का मेरा अधिकार है, मैं मेरी इच्छा से किसी व्यक्ति को, जो मेरे को ज्यादा लोकप्रिय है, जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, उस व्यक्ति को मैं जाकर वोट दे दूंगा, मत दे दूंगा। अगर मेरे को अंदर मेरे को दबाव डाला जाता है या मेरे को जबरन मेरे से वोट गिराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो जो मेरा राजनीतिक जो मौलिक अधिकार है, जो वोट देने का मेरा अधिकार है, वो तो खत्म हो जाता है, वो तो छिन जाता है। तो जो चुनाव, एक तो वो तो स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं, इसको सबको मौका मिलना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इससे तो होना नहीं चाहिए वर्तमान में जिसकी सरकार है सिर्फ उसी की आगे सरकार बन जाए, यानी उसको पूरा जो भी निर्वाचन आयोग है, जो भी चुनाव करवा रहा है जो आयोग, वो क्या करे, ऐसी सांठ गांठ करे, इस प्रकार का काम करे ताकि उसी की सरकार फिर से बन जाए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी भी दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए, सभी दल को समान रूप से चुनाव जीतने का अधिकार होना चाहिए, समान रूप से अपना प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए, समान रूप से अपने उम्मीदवारों का जो प्रचार करते हैं, उम्मीदवारों को खड़े करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, वो सबको समान रूप से अधिकार होना चाहिए। वो चुनाव होना चाहिए निष्पक्ष, यानी कोई वहां पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक पक्ष के ऊपर जो वहां के कर्मचारी बैठे हैं वो सिर्फ एक पक्ष को जिताने में लग जाए, जो भी वोट डालने जाए उसको मतलब दूसरे में कन्वर्ट करते जाए, यानी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारे लोकतंत्र का होता है वो उसका आघात पहुंचता है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है हमारा। क्योंकि लोकतंत्र में होता ही यही है, सब कुछ होता है वो निष्पक्ष होता है, कोई किसी का पक्ष नहीं लेता। हमने न्यायपालिका पढ़ी थी, न्यायपालिका भी हमारी एक निष्पक्ष न्यायपालिका है ताकि एक सही न्याय दिया जा सके। तो चुनाव के अंदर एक हमें देखो
सब हमें एक बातें नहीं करनी है, इसको संविधान में नहीं लिखना है हमें। ऐसा नहीं हमने संविधान में इसको लिख दिया ठीक है जी हमारा चुनाव सही है, हमने प्रस्तावना में लिख दिया कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, ठीक है जी हम सही है लोकतांत्रिक है। अरे उसको व्यवहार में भी लाना है, क्या करना है, व्यवहार में भी लाना है, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके। किताबों में लिखने से कुछ नहीं होगा, प्रस्तावना में लिखने से कुछ नहीं होगा, उनको आगे व्यवहार में तो लाना है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना तो है, ठीक है। तो यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ ये होता है भी जो बातें हमने अब तक पढ़ी है चुनाव के बारे में, वो प्रक्रिया में क्या लानी है, धरातल स्थल पर लेके आनी है, यानी व्यवहार में लेकर आनी है, ताकि उस प्रक्रिया के द्वारा एक निष्पक्ष और अच्छे चुनाव किया जा सके, एक बढ़िया व्यक्ति वहां पर पहुंच सके। तो क्या होता है, केवल ही रिश्वत के द्वारा या किसी द्वारा सांठ गांठ के द्वारा ऐसा व्यक्ति संसद में पहुंच जाता है, उसको राजनीति का कुछ नॉलेज भी नहीं होता, या वो रिश्वत देकर पैसे देकर वहां पर पहुंच जाए। अरे वो व्यक्ति जनता का कल्याण थोड़ी करेगा, जनता का विकास थोड़ी करेगा, वो तो अपनी पेटी बनेगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके तो वहां पर पहुंच जाए। तो इससे क्या होगा, देश को नुकसान होगा, यहाँ के व्यक्तियों का, हमारे कल्चर को, हमारे जो शासन का जो पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम चलता है उसके ऊपर उसका पूरा नुकसान होगा, ठीक है। हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा, व्यक्तियों का नुकसान होगा, हमारे लोकतंत्र का नुकसान होगा। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है, ताकि एक सही व्यक्ति जो जनता में लोकप्रिय है, जो ईमानदार है, जो निष्ठापूर्वक है, सिर्फ वही व्यक्ति क्या है वहां तक पहुंच सके, और ताकि वो एक बढ़िया तरीके से राजनीति, देश का प्रशासन को चला सके। इसीलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। आगे हम बात करते हैं जो आपके पास अधिकार है उसकी बात करते हैं। वयस्क मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार। देखो, वयस्क मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार, सबसे पहले बात करते हैं वयस्क मताधिकार की। ये क्या होता है, एक बात बता देता हूं। जब संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, वहां के मेंबर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, उसके अंदर प्रत्येक जो बात थी ना उसके ऊपर वाद विवाद होता था, वाद विवाद होने के बाद उसको लागू किया जाता था। लेकिन ये एकमात्र ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। जैसे वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने आया, उसने पास कर दिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। वयस्क मताधिकार क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। वयस्क बहुत है, हमारे संविधान में जो एक निश्चित उम्र तय की जाती है, निश्चित उम्र तय की जाती है, उस जैसे वो कोई व्यक्ति उस उम्र का हो जाता है, वैसे ही उसको मताधिकार या मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक देश में अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निश्चित उम्र होती है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में है 18 वर्ष, कितनी है, 18 वर्ष की उम्र। चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी वंश से संबंधित हो, क्षेत्र से संबंधित हो, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है तो बिना किसी भेदभाव के, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के उसको क्या मिल जाता है, वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है ये हिंदू धर्म का है सिर्फ इसको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ये अलग धर्म का इसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो किसी पंथ से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी वंश से संबंधित हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिनकी एक निश्चित उम्र जो संविधान ने तय कर रखी है वो है वयस्क मताधिकार की। अगर वो उम्र व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो 18 वर्ष की उम्र है हमारे, लेकिन आपको इसके अंदर एक फैक्ट और बता देता हूं। जो मूल संविधान था, मूल संविधान समझते हो, जब 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950, और 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। इस मूल संविधान में
तो वयस्क मताधिकार की उम्र थी, ध्यान रखना, वयस्क मताधिकार वो उम्र थी 21 वर्ष। ध्यान रखना बात, ये बात आप मत भूलना, ठीक है। मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया था, उसको लागू किया गया था, उसमें जो वयस्क मताधिकार की उम्र रखी गई थी वो कितनी थी? 21 वर्ष की उम्र थी। यानी उसमें जो व्यक्ति 21 वर्ष का होता था तब जाके उसको क्या मिलता था? मत का अधिकार या मताधिकार प्राप्त होता था। स्थिति उस टाइम ही वही थी, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी धर्म, जाति, भाषा से संबंधित है, वंश से संबंधित है, महिला है, पुरुष है, यानी एक निश्चित उम्र के बाद उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता था। वर्तमान में कितनी है? 18। मूल संविधान में कितनी थी? 21। इनके बीच में ये परिवर्तन कब हुआ था ये बता रहा हूं आपको। एक हमारे संविधान में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा तो संविधान में 21 वर्ष की उम्र वयस्क मताधिकार की थी, उसको घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष की उम्र कर दी। इसका मतलब वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष की उम्र है। और जिस व्यक्ति को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति, उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी टेक्स्ट को अगर आपसे पूछे मूल संविधान में आप क्या आंसर दोगे? 21 वर्ष की है वयस्क मताधिकार। यदि आपसे पूछे वर्तमान संविधान में आप क्या, वर्तमान संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र आप क्या आंसर दोगे? 18 वर्ष है। अगर आपसे पूछे 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, आप कहोगे जो 1989 में की गई थी। यदि आपसे पूछे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की उम्र कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी, आप आंसर दोगे जी 61वें संविधान संशोधन के तहत। आपसे पूछे वयस्क मताधिकार क्या होता है, आप कहोगे कि एक निश्चित उम्र प्राप्त करने पर जो मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है उसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया, ये है वयस्क मताधिकार। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार, देखो ये भी हमें अधिकार दिया गया है, चुनाव लड़ने का भी हमें अधिकार है। हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक निश्चित आयु तय की गई है। और इसके अंदर वयस्क मताधिकार के अंदर ऐसे नहीं है कि वयस्क मताधिकार में तो 18 वर्ष की है, चाहे वो किससे संबंधित है। आप चाहे एमपी को वोट दे रहे हो, एमएलए को दे रहे हो, आप सरपंच को दे रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी वोटिंग कर रहे हो, आप 18 वर्ष की उम्र के होने के बाद ही वोट दे सकते हो। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार भी हमारे पास है, लेकिन उसके लिए निश्चित उम्र है वो अलग अलग तय की गई है। निश्चित उम्र अलग अलग तय की गई है। मैं कुछ जो हमारे पोस्ट है, कुछ हमारे जो यहाँ के जो राजनीतिक जो पदाधिकारी है उनकी उम्र लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना साथ में। देखो, अगर आप एमपी बनना चाहते हो, एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और ये होता है लोकसभा, संसद के अंदर, ये आप कह सकते हो लोकसभा लिख देता हूँ, लोकसभा में। तो आपकी न्यूनतम उम्र, न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना। यानी लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, लोकसभा के अंदर आपको जीत कर जाना है, लोकसभा का मेंबर आपको बनना है, तो आपकी न्यूनतम 25 होनी चाहिए। 25 से नीचे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। ऊपर चाहे कितनी हो सकती है, 25 से 100 वर्ष, आप 120 साल जीते हो, कितनी हो सकती है हमारे वो, यानी अधिकतम की कोई पाबंदी नहीं है, न्यूनतम की पाबंदी है। हमारे संविधान में अधिकतम की कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ मंत्री तो ऐसे बन जाते हैं जिनके बिल्कुल ही बूढ़े वृद्ध हो जाते हैं तो ही मंत्री बन जाते हैं। इसका मतलब अधिकतम की नहीं है, न्यूनतम की है। यानी अगर आप लोकसभा का सदस्य मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष और 25 वर्ष के ऊपर वाला व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ सकता है, उसको चुनाव, एमपी का, सांसद का चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम राज्यसभा की। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बना है तो आपकी न्यूनतम जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए।
अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा में अगर आपको जाना है सदस्य के रूप में, तो आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, न्यूनतम तो 30 होनी चाहिए। 30 वर्ष और इससे ऊपर वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है 25 वर्ष की उम्र में, राज्यसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है 30 वर्ष की उम्र में। अगर हम और बात करें, यदि आप राष्ट्रपति के बनने के आप शौकीन हो, आप चाहते हो जो हमें राष्ट्रपति बनना है देश का, एक गौरवपूर्ण पद है ये, उसको प्राप्त करना है, हमें मान सम्मान का पद है उसको प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। ध्यान रखना बात कितनी होती है, 35 वर्ष। इसका मतलब 35 वर्ष वाला व्यक्ति और उसके ऊपर वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, 35 वर्ष से नीचे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वैश्यक मताधिकार की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, 18 वर्ष की उम्र। एमपी लोकसभा की जो न्यूनतम सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, राज्यसभा की होती है वो 30 वर्ष होती है, राष्ट्रपति की होती है वो 35 वर्ष होती है। और इसके साथ बता दूं, अगर आप लड़ना चाहते हो सरपंच का चुनाव, ग्राम पंचायत में आप क्या करना चाहते हो, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। यानी वार्ड पंच है या सरपंच है या इनका चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से नीचे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, 21 और 21 वाला ऊपर चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको आपने पढ़ क्या रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो आप, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी का अधिकार है। हमारे जो भारत का नागरिक है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उसको एक न्यूनतम आयु को तो क्रॉस करना पड़ेगा। उसको मत देने का अधिकार है, लेकिन वो भी एक न्यूनतम आयु के बाद ही दे पाता है। ठीक है, यानी यही बात हमारे संविधान में लिखी गई है, हमें अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन उसके लिए कुछ आयु डिसाइड की गई है। जैसे वैश्यक मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु है, आपको इतनी आयु प्राप्त करने के बाद ही आप मत देने का अधिकारी होंगे, यानी मत देने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार में आ जाएगा, लोकसभा के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की उम्र आपकी न्यूनतम होनी ही चाहिए। आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष की आयु उम्र आपकी न्यूनतम होनी ही होनी चाहिए। यानी आप 30 वर्ष से ऊपर चाहे कितने हो, 30 वर्ष तो न्यूनतम है। यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको 35 वर्ष का तो होना ही चाहिए, 35 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने योग्यता, जैसे सरपंच के लिए 21 वर्ष होती है, जैसे आपने योग्यता प्राप्त कर ली, आप भारत के नागरिक हो, भारत के अंदर निवास करते हो, भारत की नागरिकता आपको मिली हुई है और आप एक निश्चित आयु भी प्राप्त कर चुके हो, तो किसी भी भेदभाव के बिना आप चुनाव लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है भेदभाव किया जाता है, आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, इस वंश के हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि आप टोटल योग्यता कंप्लीट करते हो, योग्यता पूरी करते हो, तो आप बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, वंश, भाषा के, क्षेत्र के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आप चुनाव लड़ सकते हो। ये होता है चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, देखो हमने ऊपर पढ़ा था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक हमें आयोग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि टोटल जो पावर हो वो उसके आयोग के पास हो और वह आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल हो जाए। देखो जो हमारा निर्वाचन आयोग है ना, इसका जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र है, ध्यान रखना। ये किसी के अधीन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर ये किसी के अधीन काम करेगा ना तो फिर तो उसका पक्ष लेना शुरू कर देगा, तो एक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसलिए निर्वाचन आयोग को क्या रखा गया, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना की गई है आर्टिकल 124 के तहत। आपके संविधान में जो आप आर्टिकल 124 पढ़ोगे वो निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ोगे।
और निर्वाचन आयोग की स्थापना इसलिए की गई है ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय, जैसे आपने पढ़ा है, हमने अभी इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने बताया आपको कि जब तक देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक जो हमारे लोकतंत्र के जो हमारे उद्देश्य है, जो आदर्श है, जो संविधान में लिखित है, वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनका कोई वैल्यू, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसी कारण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को एक लोक कल्याणकारी, जनता को स्वतंत्रता अधिकार देने के लिए एक, क्योंकि सारा कुछ चुनाव पर तो डिपेंड करता है, अरे सब कुछ चुनाव पर डिपेंड करता है। अगर सही चुनाव हो जाए ना तो एक अच्छी सरकार कहाँ पहुंचेगी, शासन में पहुंचेगी, संसद में पहुंचेगी, मंत्री बनेंगे, तो वो अच्छी व्यक्ति पहुंचेंगे तो अच्छे काम करेंगे, देश का विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, यानी कोई घोटाला या कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी। अगर वहां पर हम चुनाव के द्वारा ऐसी सरकार को, ऐसे व्यक्तियों को पहुंचा दें जो खुद भ्रष्ट है, तो वो तो पूरे देश को ही भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसा देंगे, बढ़िया तरीके से शासन नहीं चला पाएंगे। इसीलिए चुनाव देश पर, पूरे देश से ना वो इस चुनाव पर डिपेंड करता है कि चुनाव कैसा होना चाहिए। इसी कारण चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। एक निर्वाचन निकाय, एक स्वतंत्र निर्वाचन निकाय बनाया गया, जिसे बोलते हैं निर्वाचन आयोग। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये संविधान के अधीन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना है। उनकी जो निर्वाचन नामावली होती है नहीं, पहले जो उम्मीदवार, क्योंकि जो प्रतिनिधि बनते हैं ना, वो पहले उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, उम्मीदवार। अब जीतना तो एक ही होता है, राष्ट्रपति तो एक ही बनना है, लेकिन इसके लिए 4 उम्मीदवार क्या होते हैं, अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये जो काम होता है नामावली का, उसके बाद कौन कौन उसके अंदर वोट देगा, ठीक है। जैसे हम जो निर्वाचन, जो नामों की लिस्ट आती है, आप देखते होंगे सरपंच चुनाव के दौरान जो काम की लिस्ट आती है, उसके अंदर कुछ नाम नए जुड़े होते हैं, कुछ नाम काट दिए जाते हैं। ये टोटल काम होता है निर्वाचन आयोग का, यानी पूरा व्यवस्था, चुनाव को पूरी व्यवस्थित करने के लिए, चुनाव के उसका निर्देशन करने के लिए, उसका मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए टोटल अधिकार है वो किसको दिए गए? निर्वाचन आयोग को दिए गए आर्टिकल 124 के तहत। आर्टिकल 124 के तहत ये सभी अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिए गए और इसको एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया कि आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे के दबाव से आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ये आर्टिकल 144 में स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अभी स्वतंत्र जो निष्पक्ष चुनाव की बात की थी, कुछ हमने आरक्षण की बात की थी, कुछ हमने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की बात की थी, चुनाव लड़ने के अधिकार की हमने बात की थी, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की बात की थी। ये सॉरी है, यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 124 नहीं है, 324 है, आपने थोड़ा चेक कर लेना। 124 है ना, वो तो अपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, तो हम आगे न्यायपालिका पढ़ेंगे ना, उसमें आता है। 324 आता है ना, वो आता है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके लिए सॉरी, ये जो आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको आर्टिकल 324 पढ़ना है। जो आर्टिकल 124 है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 324 आपने पढ़ा, इसके लिए एक आ गया था भी पूरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनका जो चुनाव होता है, ठीक है, उनके पूरी नामावली तैयार करना, उनको पूरा निर्देशित करना, ये सारा के सारा काम करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी और वो आयोग है, वो कौन सा है? निर्वाचन आयोग है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हम बात करें चुनाव सुधार की। देखो, हमें ये बातें पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? चुनाव सुधार हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुनाव सुधार हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा घपलाबाजी होने लग गई है, बहुत ज्यादा गांठ सांड होने लग गई है, यानी बहुत ज्यादा, कई बार तो क्या होता है, गलत तरीके से चुनाव जीता जाता है। आप फिल्मों में देखते हैं ना, उसके अंदर जो गुंडे होते हैं वो गलत तरीके से जाली वोट देते हैं, ठीक है। पेटियां वगैरह, पहले तो चलो ईवीएम मशीन का यूज होता है, उससे पहले पेटियों का यूज होता था, उनको पूरी पूरी गायब कर देते हैं, या उसके ऊपर जैसे मान लो जो हमारा इलेक्शन बूथ है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, वहां से बहुत से जहाँ पर ज्यादा उनके वोट है उसको वहां से गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी बहुत सी चीज होती है जो चुनाव के अंदर शामिल होती है, बहुत से ज्यादा जो
समस्याएं जो बीमारियां वो चुनाव में आ चुकी है। ठीक है, इसी कारण हमारा चुनाव है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं रह पाए, जिसकी हमें वास्तव में उम्मीद थी कि हम एक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसीलिए हमने एक निर्वाचन आयोग का गठन किया था। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए हमें चुनाव सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो ये चुनाव सुधार है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसका आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। चुनाव सुधार बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको पता है चुनाव में जो समस्या आती है ये आप फिल्मों में देख चुके हो। हर फिल्मों के अंदर ये होता है चुनाव में, बस उन सबको दूर कर दो, चुनाव का सुधार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।